कल्चर में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। आज हम सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के आगे बढ़ेंगे। हम चैप्टर 5 कर रहे हैं जिसका नाम है मॉडर्न इंडिया, और इसके तहत हम अब कवर करेंगे आज द टॉपिक इज़ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर। उसके बाद इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, उसके बाद द नेशनलिस्ट मूवमेंट, द बिगनिंग, द होम रूल मूवमेंट 1905 टू 1918 पीरियड, 1919 टू 1934 पीरियड, और इसी तरह से आज़ादी तक हम पहुंच जाएंगे। इसके दौरान आप बहुत सी चीज़ों को एक फ़्लो में ऑब्ज़र्व करेंगे, इंटीग्रेटेड लेक्चर वाया। शुरुआत करते हैं मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर। 1798 एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है जिस समय में लिथोग्राफी आई है। लिथोग्राफी वाज इन्वेंटेड। इसके कई लाभ थे। मतलब कई लाभों को छोड़िए, आप एक मेन लाभ समझिए। आप पत्थर के ऊपर छापा बना देते हैं और उसे फिर आप पेपर के ऊपर प्रेस करते हैं। इसके तहत आप एक चीज़ से कई पेपर प्रिंट कर सकते हैं। यानी कि आप एक चीज़, चाहे वो ड्राइंग है, चाहे वो कोई इमेज है, चाहे वो कोई स्क्रिप्ट है, आप उसे कई पेजेस पर प्रिंट कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है कि छोटे छोटे पत्थर के ब्लॉक्स को सेटल करना, या एक बिग पत्थर ब्लॉक पे कुछ चीज़ें इनग्रेव करना और फिर उन्हें पेजेस के ऊपर प्रेस करना। आप सेम ही चीज़ कई पेजेस पर लिख सकते हैं। आज भी प्रिंटिंग प्रेसेस इसी तरह से काम करती हैं। कंटेंट छोटे छोटे अक्षरों के रूप में उनके रोलर्स पर चढ़ाया गया होता है और वो अखबारों में छपता रहता है। छापा, ये जो है, इसके बाद हम छापा लगाते हैं। अगर आप ट्रेस पेपर भी लाएं तो घरों में बच्चे पेंटिंग करते हैं, या फिर कपड़ों में हमें कोई एम्ब्रॉयडरी करनी होती है तो पहले ट्रेस पेपर के ऊपर छापा बनाया जाता है। इसी तरह से ये सिस्टम था। लिथो माने पत्थर, और वो एक छापे का काम कर रहा है, तो लिथोग्राफी की वजह से हम मास स्केल पर चीज़ें पब्लिश या प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो इसलिए स्क्रिप्ट्स, ड्राइंग्स, इमेजेस, ये सब चीज़ें प्रिंट होनी शुरू हुई। दूसरी बड़ी चीज़ 1820 ऑनवर्ड्स लिटरेचर बड़े स्तर पर लिखी गई है इस दौरान। उसके लाभ क्या होते हैं? देखिए, भारत में कोई उतने बड़े रीडर्स तो एग्जिस्ट नहीं करते थे जितने यूरोप में एग्जिस्ट करते थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर एसेस के वाया, नॉवेल्स के वाया, पोइट्री के वाया, ऐसे बहुत से विचार लिखे गए जिनके वाया आप लोगों को पॉलिटिकली एजुकेट कर पाए। सबसे बड़ी ज़रूरत भारत के मामले में यह थी कि भारतीय ये समझ पाएँ कि राष्ट्रवाद क्या होता है। उनमें राष्ट्रवाद की भावना आए, उनमें मातृभूमि के प्रति एक प्रेम उत्पन्न हो। और इस समय में हमारे जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स थे, आप कह सकते हैं द पायनियर ऑफ मॉडर्न इंडिया, जो ये चाहते हैं कि भारतीय ये समझें कि उनका उत्पीड़न करने वाला वर्ग कौन है, वो किन किन प्रैक्टिसेस के वाया उनका उत्पीड़न कर रहा है। चाहे वो इकोनॉमिक ड्रेन कर रहा है हमारी कंट्री से वेल्थ की, चाहे वो हमें पॉलिटिकली सब्जुगेट किए हुए है, हम पर राजनीतिक तौर पर एक शासन स्थापित किया हुआ है उसने, और चाहे वो हमें सोशली वीक कर रहा है, यानी कि वो हमें रेशियल ग्राउंड्स पर अपने से इंफीरियर बता रहा है, हमारे कल्चरल इंस्टीट्यूशंस को धीरे धीरे इंक्रोच करते चला जा रहा है। सो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल वीकनिंग हो रही है भारत की, और ये हो रही है किसी के हाथों। इसके लिए फाइंडिंग्स और ट्रू नेचर किसी रूलर का पता लगाना ज़रूरी है, लोगों तक उसे पहुंचाना ज़रूरी है। तमाम वर्नैकुलर लैंग्वेजेस और इंग्लिश एंड अदर स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस के साथ आम जनमानस तक ये चीज़ें इस समय में पहुंचाई गई हैं। जहां इस समय में इन प्रिंटिंग प्रेस, जो कि एक बड़ी देन है यूरोपियंस की भारत को, इन प्रिंटिंग प्रेस की मदद से लोगों को हमें एजुकेट करने का मौका मिला। हमने उनके बीच में आर्टिकुलेट की कि उनको डिमांड्स क्या होनी चाहिए एक ऐसे देश में जो कि कॉलोनाइज्ड हो, उनकी मांगें क्या होनी चाहिए स्वतंत्रता को लेकर के, उनके सफ़रिंग के मेन रीजंस क्या हैं, वो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, उनका एनिमी कॉमन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हमने उनको बताई। तो इस समय में नेशनलिज्म से जुड़े हुए लिटरेचर क्रिएट हुए, स्प्रेड हुए, लोगों तक पहुंचाए गए। ये एक बड़ा कंट्रीब्यूशन था इन चीज़ों का। तो प्रेस ने एक बड़ा रोल प्ले किया एक क्षेत्र के रिफॉर्मर के दूसरे क्षेत्र के रिफॉर्मर्स के साथ जुड़ने का। जब दक्षिण और उत्तर के, पूर्व और पश्चिम के रिफॉर्मर्स आपस में एसोसिएट हुए तो ये समझ आया कि तमाम क्षेत्रों में ब्रिटिशर्स सिंगल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के वाया ब्रिटिश इकोनॉमी को सर्व करने के लिए हमें एक साथ एक जैसी ह्यूमिलिएशन को सब्जेक्ट किए हुए हैं, और हमें यदि उससे मुक्त होना है तो हमें अपने समाज को मुक्त करना पड़ेगा कई तरह की इविल प्रैक्टिसेस से। सो सोसाइटी को उन्हीं के रिलीजियस टेक्स्ट्स के बारे में पढ़ाने के लिए
इस लिटरेचर का, इस प्रिंटिंग प्रेस का बड़ा रोल था। सोसाइटी ने अपने ट्रेडिशन को समझा, अपने कल्चर को पढ़ा, कई तरह के नए ड्रामाज, प्लेज, राइटिंग्स, वीकली और फोर्टनाइटली जर्नल्स, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर के माध्यम से ये जाना कि हमारा कल्चर क्या था पौराणिक रूप में। ये समझा कि उसके डिस्टॉर्टेड वर्जन्स कैसे यूटिलाइज़ किए गए अब तक हमारी सोसाइटी को कई इविल प्रैक्टिसेस के प्रति सब्जेक्टेड रखने के लिए। ये समझा कि हम इससे मुक्त कैसे हो सकते हैं। तो चाहे वो कास्ट सिस्टम बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे वो फीमेल को मुख्य धारा से बाहर रखना हो, मेन स्ट्रीम सोसाइटी से बाहर रखना हो, चाहे वो वर्ण व्यवस्था की एक प्यूरिटन कैरेक्टर हो जिसको आप बदल नहीं सकते हैं, किसी तरह की सोशल मोबिलाइजेशन नहीं हो सकती अपवर्ड, आप अपने ऑक्यूपेशंस को नहीं बदल सकते हैं। इन सभी कमज़ोरियों को लोगों तक पहुंचाया इन सब रिटन मटेरियल्स के माध्यम से। ब्रिटिशर्स के एक्सप्लॉयटेशंस को लोगों तक पहुंचाया, ब्रिटिशर से मुक्त होने के नए सुझाव जो वेस्ट से ही सीखे थे इन्होंने, सिस्टम ऑफ ह्यूमनिज़म, थ्योरी ऑफ ह्यूमनिज़म, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, नेशनलिज्म, पैट्रियोटिज़म, ये सब चीज़ें हम सीख और समझ रहे थे और इन्हें अपने सांस्कृतिक ग्रंथों के वाया एक्सप्रेस किया हमने इस मॉडर्न लाइट के तहत इन प्रिंटिंग माध्यम के वाया। तो फ्रीडम स्ट्रगल में एक बहुत बड़ी भूमिका दिलवाई इसमें। इंडिया में नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप करने में बड़ी भूमिका रही मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस और लिटरेचर की। क्लासिकल लैंग्वेजेस से बाहर आके जब आप इस समय में वर्नैकुलर लैंग्वेज में लिटरेचर लिख रहे हैं तो आप कॉम्प्लेक्स नॉलेज सिंप्लीफाइड वर्जन में लोगों तक पहुंचाने में सफल हो रहे हैं, ज़्यादा लोगों तक आप रीच कर पा रहे हैं, आप अशिक्षा को दूर करने में सहायक हो पा रहे हैं। ये सब चीज़ों में मदद इस समय में मिलती है। फ्री थॉट डेवलप हो रहे हैं राइटर्स के भीतर और सस्ती है इस समय में प्रेस, यानी कि सस्ती है इस समय में प्रिंटिंग और प्रेस से जुड़ी एक्टिविटी, इसलिए मास प्रोडक्शन और बल्क प्रोडक्शन आप कर सकते हैं। तो लोगों तक पहुंचाने में अपने विचार आपको कोई संकोच भी नहीं है। सोचिए ये ना होता तो बात क्या होती। एक क्षेत्र के विचार दूसरे क्षेत्र तक या तो यात्रियों के वाया पहुंचते या पिलग्रिम्स के वाया पहुंचते या फिर कोई जो रिलीजियस ट्रैवलर्स हैं उनके वाया पहुंचते। लेकिन अब महाराष्ट्र के विचार कलकत्ता तक, कलकत्ता के विचार मद्रास तक, अंग्रेज़ों के ही द्वारा शुरू किए गए नए साधन जैसे कि रेलगाड़ी की बात करें, तेज़ गति से एक क्षेत्र से दूसरे तक ये रिटन मटेरियल पहुंचते हैं। हर क्षेत्र के किसान को ये पता चलता है, इंडस्ट्रियल वर्कर को ये समझ आता है, फार्मर को ये क्लियर हो रहा है, ये समझ आ रहा है एक एंटरप्रेन्योर को कि हमारे साथ जो नीतियाँ अपनाई जा रही हैं वो हर किसी के साथ अलग टेक्निक यूज़ हो रही है, बट सब्जेक्शन इसी मैनर में हो रही है कि हम हानि की ओर बढ़ें, हम नुकसान की ओर बढ़ें। और वहाँ से जो वेल्थ डेवलप की जा रही है वो किन्हीं हमारे काउंटर पार्ट्स के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए इन्वेस्ट की जा रही है, जो कि ब्रिटेन में हो रही है। तो हमें एक कॉलोनी बनाया गया, हम कैपिटलिज्म और इम्पीरियलिज्म के प्रति झुके हुए हैं, हमें एक इन्फीरियर कल्चर की तरह ट्रीट किया जाता है। भारत में बड़ी सेवाओं की बात करें, हायर सर्विसेज, चाहे वो डिफेंस की हों, चाहे सिविल की हों, चाहे जुडिशरी की हों, उसमें हमें जगह नहीं दी जाती है। एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार लेने को तैयार नहीं है, वो हम लोगों पर छोड़ी है। और सही मायने में जो हमारे देश का धन पैदा हो रहा है उसके तहत किन्हीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट नहीं हो रहा है जिससे कि हमारा विकास हो। हम डी इंडस्ट्रियलाइज हो चुके हैं, एग्रीकल्चर हमारा अनटेनेबल है, दैट इज़ नॉन रेम्यूनरेटिव हो चुका है, शहरों में नए उद्योग धंधे लग नहीं रहे हैं, लेबर की वर्किंग कंडीशन बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव है, बहुत ही हज़ार्डस एक्टिविटी में वो काम कर रहे हैं। बाल श्रम से लेकर के महिलाओं को उनके काम के लिए उतना मेहनताना नहीं दिया जा रहा है जितना एक मर्द को दिया जाता है। तो हर तरह की इकोनॉमिक इविल प्रैक्टिसेस भी फॉलो हो रही हैं। ये जनता से जनता तक फैली इन्हीं रिटर्न मीडियम के माध्यम से। तो ये आधार बनती हैं जनता को आपस में जोड़ने से। जनता जब आपस में जुड़ती है तब उन्हें समझ में आता है कि वो कल्चरली कितने भी डिफरेंट थे। कल्चरली डिफरेंट होने का रीज़न उनकी रीजनल डिस्टिंक्शन हो सकता है, लिंग्विस्टिक डिस्टिंक्शन हो सकता है, उनकी रिलीजियस डिस्टिंक्शन हो सकता है, रेशियल एथनिक डिस्टिंक्शन हो सकता है। कल्चरली वो डाइवर्स हो सकते हैं किन्हीं भी रीज़न से, लेकिन उन सबको ये समझ आया कि हम कई तरह के अलग अलग कल्चर जिस जोग्राफिकल लैंडमास में रहते हैं, यहाँ पर रहते हुए हम सब कई तरह की कॉमन चीज़ें आपस में शेयर कर रहे हैं। वो चाहे कॉमन एक्सप्लॉयटेशन ही हो रही है हमारी ब्रिटिशर्स के हाथों, चाहे कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन है ब्रिटिशर्स की दी हुई, चाहे हमारी कॉमन सफरिंग्स हो रही हैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को लेकर के
कि हमारा विकास कहीं नहीं है, हमारे आने वाली पीढ़ियाँ भी दास ही बन करके जीवन जिएंगी। ये जब कॉमन फीलिंग हम उनमें इंस्टिल कर पाएँ, तो हम उन्हें ये महसूस कर पाएँ कि कई भिन्न संस्कृतियाँ होते हुए भी आप एक समाज के रूप में राष्ट्र बनते हैं, आप एक सोसाइटी की फॉर्म में एक नेशन के रूप में एग्जिस्ट कर रहे हैं। और इसी नेशन ने फिर ये इच्छा जाहिर की कि हमें अपने आप को पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज़ करना है, और वो होगा द इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट, वो होगा स्वतंत्र भारतीय राज्य जो इस भारतीय राष्ट्र को चाहिए। तो सबसे पहले स्वतंत्र भारतीय राज्य स्थापित करने के लिए एक भारतीय राष्ट्र ज़रूरी था, और फिर उस भारतीय राष्ट्र को उसके मास्टर से मुक्त कराना यानी कि स्वतंत्र राष्ट्र ज़रूरी था। लेकिन इन सब के पहले एक राष्ट्र ज़रूरी था। तो भिन्न संस्कृतियों को एक ऐसे समाज के रूप में परिवर्तित किया इन रिफॉर्मर्स ने, उन पॉलिटिकल एक्टिविस्टों ने, इन सभी प्रिंटिंग मीडिया की हेल्प से, और वो सोसाइटी थी द नेशन। लोग राष्ट्र में परिवर्तित हुए, और फिर वही राष्ट्र ने स्वप्न देखा कि हम स्वतंत्र राष्ट्र होंगे, और वह स्वतंत्र राष्ट्र ने यह स्वप्न देखा कि हम अपने आप को राजनीतिक रूप में संगठित करेंगे, पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज करेंगे, वो स्वतंत्र भारतीय राज्य होगा। तो एक इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट एग्जिस्टेंस में आया। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, इसमें मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जिन्हें आपको याद रखना है, जैसे कि आनंद मठ लिखा था बंकिम चंद्र के द्वारा। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी में सन्यासी विद्रोह का जिक्र आता है, और उसी के तहत आप आनंद मठ में ही वंदे मातरम देखते हैं। आज हमारा वो राष्ट्रीय नेशनल सॉन्ग है। तो क्या है वो? राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत, गान नहीं है, गीत है। गान माने गुणगान, वो नहीं। इट इज़ ए नेशनल सॉन्ग, दैट इज़ वंदे मातरम। और ये वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ से लिया गया है। तो आनंद मठ। फिर उसके बाद दीन बंधु मित्र ने बहुत महत्वपूर्ण चीज़ दी है, इंडिगो फार्मिंग करने वाले फार्मर की सफरिंग्स के ऊपर इन्होंने नील दर्पण लिखा है। इस पर आधारित कई प्लेज नेशनली और इंटरनेशनली कंडक्ट हुए। उस समय में कई थिएट्रिकल प्लेज किए गए, जिन्होंने पूरी दुनिया को ये बताया कि किस तरह से ब्रिटिश रूल के अंदर यूरोपियन एस्टेट्स यानी कि यूरोपियन एस्टेट होल्डर्स सोसाइटी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और एक अनसिविलाइज्ड बिहेवियर कर रहे हैं। तो दैट नील दर्पण इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दीन बंधु मित्रा। इन्हें हम मित्रा ब्रदर या दीन बंधु ब्रदर्स जो हैं इनको कहते हैं। भारतेंदु हरीश चंद्र का भारत दर्शन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत दर्शन कह रहा हूँ, सॉरी, भारत दुर्दशा। तो भारतेंदु हरीश चंद्र का भारत दुर्दशा। इसके बाद लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ। लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ ये आसामीज़ वर्क करते थे, यानी कि ये असमी भाषा में लिखा करते थे। सुब्रमण्यम भारती ये तमिल भाषा में लिखा करते थे। अल्ताफ़ हुसैन ये उर्दू भाषा में लिखा करते थे। तो इस तरह से कई बारी मैच द कॉलम के क्वेश्चंस आते हैं कि किस किस भाषा का कौन लेखक था। याद रखेगा, जो लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ है आसामी, सुब्रमण्यम भारती तमिल, और अल्ताफ़ हुसैन उर्दू भाग के लेखक थे। इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, किस एरिया के हैं, किस लैंग्वेज में हैं। और इस बुक में डील नहीं किया गया है कि एडिटर कौन था, वो कोई बात नहीं, किस एरिया के हैं, किस लैंग्वेज के हैं, ये याद रखना है। न्यूज़पेपर बंगाल के क्षेत्र में आता था द हिंदू पैट्रियट और द अमृत बाज़ार पत्रिका। द हिंदू पैट्रियट ये इंग्लिश का था, और द अमृत बाज़ार पत्रिका भी इंग्लिश का था। आज यही अमृत बाज़ार पत्रिका को आप देखते हैं ABP न्यूज़। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले इसका कोलैबोरेशन था स्टार के साथ, बाद में स्टार को छोड़ के ये अकेला चला, और अब ये लंबे समय से स्टार न्यूज़ की बजाय ABP न्यूज़ के तौर पर जाना जाता है। ये बंगाल की अमृत बाज़ार पत्रिका ही है, ABP। ओके, सो द हिंदू पैट्रियट इंग्लिश में, ABP अमृत बाज़ार पत्रिका इंग्लिश में। ये दोनों बंगाल के क्षेत्र में हैं। बॉम्बे की कौन सी है? मराठा। इसको महाराष्ट्र भी लिखा गया है बुक में, आप इसे मराठा लिखेंगे। मराठा किस भाषा में लिखा जाता था? इंग्लिश। और केसरी मराठी भाषा में लिखा जाता था। इसके बाद आता है मद्रास का, आज भी आप ये अखबार बड़े चाव से पढ़ते हैं, द हिंदू। द हिंदू लिखा जाता है इंग्लिश में, और स्वदेश मित्र ये तमिल में लिखा जाता है। पंजाब के फेमस है द ट्रिब्यून, इंग्लिश में लिखा जाता है, और कोहिनूर और अखबार ये उर्दू में लिखा जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत फेमस हो सकता है कि कोहिनूर कहाँ छपा करता था। ये पंजाब के क्षेत्र में छपा करता था, और ये उर्दू में था। ओके,
तो ये अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अखबार और लैंग्वेज के हिसाब से अखबार आपके सामने लिख दिए गए हैं। इसके बाद कहानी आती है इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। शुरुआत करते हैं अब इंडिया की। देखिए, जब आप इंडियन इंडिपेंडेंस की गाथा का आरंभ करते हैं तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट आते हैं। देखिए, इंडिया ने काफ़ी चीज़ें अचीव की अपनी फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, जो चीज़ें आज स्वतंत्र भारत को दर्शाती हैं। और वो अचीवमेंट हमें कब हुई? कॉलोनियल पीरियड के दौरान हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के तहत, जो आज हमारे स्वतंत्र भारत को दर्शाती है। उन अचीवमेंट्स को दरकिनार नहीं किया जा सकता, भारत उन्हीं से जाना जाता है। तो फ्रीडम स्ट्रगल का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। केवल भारत स्वतंत्र ही नहीं हुआ, ये कोई ऐसी क्रांति नहीं है कि आप आए और एक शासक को आपने या तो घसीट के ख़त्म कर दिया, उठा दिया या भगा दिया। ऐसा नहीं है। ये संघर्ष कुछ ऐसा है कि एक नए राष्ट्र का निर्माण भी इसी दौरान गढ़ा जा रहा है कि उसकी पद्धतियाँ क्या होंगी राजनीतिक, उसमें समाज के सभी व्यक्तियों को, वर्गों को कैसे अधिकार होंगे, उस राष्ट्र का स्वरूप कैसे होगा, यानी कि राज्यों के अधिकार कैसे होंगे उस राष्ट्र के दौरान, उस राष्ट्र के तहत किस तरह की आर्थिक सामाजिक योजनाओं की पालना करेगा वह देश। ये सभी सवालों पे भी चिंतन था हमारे स्ट्रगल के दौरान। ये बिल्कुल ऐसा नहीं था कि एक बॉल्शेविक रेवोल्यूशन हमने रशिया में किया 1917 की तरह और ज़ार रूलर्स को गद्दी से उतारा और ख़त्म किया और व्लादिमीर लेनिन सत्ता में आए। ये इससे बहुत अलग था। इसके तहत बहुत सी चीज़ें लंबे समय तक तय हुई। इस 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का आरंभ हुआ, वो तो एक अलग कहानी है। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता चुका था, हमने राजा राम मोहन रॉय के विषय में पढ़ा। और इन सभी सोशल रिफॉर्मर्स को जब हम पढ़ते हैं, चाहे हमने रामकृष्ण मिशन की बात की, चाहे हमने आर्य समाज की बात की, प्रार्थना समाज की बात की, आपने तमाम सबको पढ़ा। इसके तहत हमने क्या समझा कि जो एक लोकतांत्रिक राष्ट्र होगा उसमें किसकी क्या परिस्थिति होगी, किसके क्या अधिकार होंगे। तो महिलाओं की परिस्थिति को सुधारने की बात थी, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप की परिस्थिति को सुधारने की बात थी, राज्य धर्म से अलग रहेगा इसकी बात थी, किसी धर्म विशेष का समर्थन नहीं होगा इसकी बात थी, ताकि स्टेट पे उस रिलीजन का असर हो के उस रिलीजन को ना मानने वाले लोगों के ऊपर अति ना हो जाए। डाइवर्स सोसाइटी को चेरिश किया जाएगा और सिस्टम डेमोक्रेटिक होंगे। हेरिडिटरी मैनर में कोई ऑफिस बियर ना कर पाए, अपनी सोशल इकोनॉमिक कल्चरल पोजीशन की वजह से कोई किसी दफ्तर का हकदार नहीं होगा। एक मेरिटोरियस कंपटीशन बेस्ड सिस्टम होगा जिसके तहत सभी लोग एलिजिबल होंगे, मेरिट ही प्रमोट होगी, कॉम्पिटिटिव सोसाइटी आएगी, लोग अपनी कॉम्पिटेंस को बढ़ाने के प्रयास करेंगे और इसके तहत एक डिज़र्विंग सोसाइटी ही डिज़र्व करेगी कि उन्हें किन पदों पर बैठाया जाए। तभी न्याय हो पाएगा समाज के साथ। इन सब चीज़ों के लिए अभियान हुआ। शिक्षा का अभियान हमारे स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा था। विमेन इमेंसिपेशन स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा था। खेतीबाड़ी का विकास हमारे स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा था। कृषि मजदूर और खेती मजदूर दोनों की परिस्थिति में सुधार लाना हमारे स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा था। उद्योगपति और मजदूरों के बीच के संबंध, प्रॉफिट का बंटवारा, ज़मींदार और खेती मजदूर के बीच का संबंध, उसके बीच में क्रॉप का बंटवारा, वेल्थ का बंटवारा, ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा था। लैंड रिफॉर्म्स हमारे स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा था। डेमोक्रेटिक मैनर में गवर्नमेंट के ऑफिसेज बियर हों, ये भी हमारी फ्रीडम स्ट्रगल का हिस्सा था। तो कुल मिलाकर के हमारा स्वतंत्रता संग्राम इस मायने में अलग होता है कि वो विदेशी शासक से तो मुक्त होना चाहता है, पर वह यह भी सुनिश्चित कर रहा है, इंश्योर कर रहा है कि भारत में शासन प्रणाली कैसी होगी, भारत में शासक कैसे होंगे, सत्ता तक कैसे पहुंचा जा सकता है। भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में यानी कि भारतीय राष्ट्र की शक्तियां किसके पास होंगी, जनता के पास होंगी या कुछ घरानों के पास होंगी। ये सब बातों पर, प्रश्नों पर उत्तर आए हैं इस दौरान। इसलिए हमने बहुत सी चीज़ें अचीव की हैं। उन अचीवमेंट्स में से ये अचीवमेंट बहुत बड़ी हैं, द फाउंडेशन ऑफ अ सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक।
हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र स्थापित करने में सफल हुए, हम एक गणराज्य बनाने में सफल हुए। हमें ये क्यों लगा कि हमें गणराज्य ही बनाना चाहिए, ये हमने समझा हमारी लंबी फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान। अंग्रेज़ों के द्वारा पहले प्रिंसली स्टेट्स के साथ उनके संबंधों के कारण, फिर संपत्ति पर जिनके अधिकार है उनके कारण, फिर शहरों में रहने वाले लोग यानी कि अर्बन कैरेक्टर, फिर एजुकेटेड यूनिवर्सिटी और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के स्तर पर, अलग अलग स्तर पर अंग्रेज़ों के द्वारा राजनीति में सबको वॉइस दी गई। यानी कि आपकी वॉइस पॉलिटिक्स में रिफ्लेक्ट होगी इस बेस पर कि आपका क्या सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक स्टेटस है। चाहे वो शुरुआत में 1861 या 1891-2 में काउंसिल्स में एंट्री देने की बात हो तो किन को दी जाएगी, राजघरानों के द्वारा मनोनीत यानी कि नॉमिनेटेड मेंबर्स को। चाहे फिर वो 1909, 1919, 1935 के तहत होने वाले चुनावों के वाया एंट्री देना, उसके तहत वोटर कौन बनेगा ये भी तय किया गया। या शहरों में रहते हैं, या वो इतना रेंट पे करते हैं, या वो इतनी संपत्ति होल्ड करते हैं। इसी तरह से इलेक्टोरल कॉलेजेस बनाए गए जिसमें आपकी एजुकेशन मैटर करती थी। इन सब चीज़ों के वाया हमने देखा कि अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे राजनीतिक स्तर पर आपकी वॉइसेस इन ग्राउंड्स पर रिफ्लेक्ट करवाई। लेकिन एक भारतीय राष्ट्र ऐसा नहीं होगा। प्रत्येक नागरिक जो उस राष्ट्र में रहता है वो उस राष्ट्र के निर्माण का भागीदारी बनेगा। इसलिए हमने ये सुनिश्चित किया कि हमारा कोई भी पद किसी भी खास घराने के लिए, किसी भी तरह के पैतृक संबंधों के लिए भरा नहीं जाएगा। प्रत्येक पद जो है वो समस्त लोगों के लिए ओपन रहेगा, दैट इज़ गणराज्य होगा। निचले स्तर से लेकर राष्ट्रपति के पद तक आप सभी भागीदारी दे सकते हैं, आप बन सकते हैं। कोई भी पोस्ट पोजीशन किसी भी फैमिली या किसी भी रिलीजन या कल्चर के लिए रिजर्व नहीं है, और कोई भी अनवारंटेड पर्सन उस पोजीशन पे बैठ नहीं सकता है। अगर किसी तरह से सरकारों ने किसी को नियुक्त भी कर दिया, आपके पास आर्टिकल 32 के तहत रिट पिटीशन का प्रावधान है। आप कोर्ट से जाके को वारंटों की रिट इशू करा सकते हैं कि ये व्यक्ति इस पद पर किस अथॉरिटी के तहत बैठा है। ओके, दैट रिट इज़ अवेलेबल विद यू। इफ़ यू फील दैट पर्सन इज़ नॉट डिजर्विंग दैट पोजीशन, उसे किसी धांधली के तहत बैठाया गया है, you are entitled to approach the court and you will make the court to you will then definitely convince the court to issue the writ petition the writ of quo warranto. So you can file the petition to issue that writ. Okay, that is important. तो हमने एक सेकुलर और गणराज्य देश बनाया, ये हमारी अचीवमेंट थी। द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस अपनाया, ये भी हमारी खासियत थी। आज हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस पिछले लगभग 72 सालों से ना तो सिर्फ काम ही कर रहा है, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी है। हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं और हम पार्लियामेंट्री मैनर में डेमोक्रेसी हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम के तहत इन बातों को सुनिश्चित किया गया कि हमारे देश में जनता के नुमाइंदे जो हैं वो नियम बनाएं, कानून बनाएं। तो इसलिए आप लेजिस्लेटर्स को चुनते हैं, चाहे आप राज्य के स्तर पर हैं, आप मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को चुनते हैं, चाहे आप देश के स्तर पर बात करें तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हैं। ये दोनों ही स्टेट और यूनियन लेजिस्लेचर में बैठ कर के अपने अपने स्तर पर कानून बनाने का काम करते हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की खूबी ये रहती है कि जहाँ नुमाइंदे आपके द्वारा सीधे चुने जाते हैं, आपके द्वारा चुने हुए नुमाइंदों के द्वारा ही आगे सरकार गठन होती है। यानी कि जिस भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेजॉरिटी लेजिस्लेटर्स होते हैं, वही पार्टी सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत करती है। और ये सरकार जब एक बार बन जाती है, इन सरकार यानी कि द एग्जीक्यूटिव, इसे भी लेजिस्लेचर के प्रति आंसरेबल रखा जाता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। सरकार यानी कि एग्जीक्यूटिव तब तक सत्ता में है, प्रधानमंत्री और मंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री तब तक सत्ता में हैं जब तक उनको विधानसभा का राज्यों के स्तर पर मुख्यमंत्री और बाकी मंत्रियों को, लोकसभा का केंद्र के स्तर पर प्रधानमंत्री और बाकी मंत्रियों को कॉन्फिडेंस प्राप्त है, विश्वास प्राप्त है। यानी कि जब तक वो सरकार में हैं, उनकी पार्टी के एमपीज़ या एमएलएज़ उस हाउस में मेजॉरिटी में होने चाहिए। जब सदन का विश्वास प्राप्त नहीं होगा, आप सत्ता में भी नहीं रह सकते। इस तरह से भी आपका इन पार्लियामेंटेरियन इंस्टीट्यूशंस के तहत वर्क करना इंश्योर किया गया। दूसरी तरफ आप अपने हर किए हुए कार्य के लिए ऑथराइज तब होते हैं जब आप एक लॉ के वाया चलते हैं। ये लॉ इन्हीं इंस्टीट्यूशंस में बनते हैं। आप अपने द्वारा